दोस्तों नमस्कार। कई एपिसोड से मैं आपसे सिर्फ उन अभ्यर्थियों को मिला रहा हूं जो पीएचडी कर रही हैं, और जितने भी आपने इंटरव्यू अभी तक देखा होगा, सब में एक से बढ़कर एक प्रतिभा, जिसको हम लोग बनारसी भाषा में जब बीएचयू में मैं था तो बोलते थे खड़े प्रतिभा, यानी जिसमें क्षमता, गुणवत्ता, काबिलियत, कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप क्षमता और कुछ कर गुजरने का जो मादा है वह साधारण नहीं है। इसी कड़ी में, इसी श्रृंखला में आज आपको मैं रायपुर लेके जाता हूं, छत्तीसगढ़। यहां से हमारे साथ सुधा जी जुड़ी हुई हैं। सुधा जी की खासियत यह है कि वह पीएचडी कर रही हैं और महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से ये पीएचडी कर रही हैं। कई जगह ये जॉब कर चुकी हैं। इनको दो चीजों का पैशन है, एक चित्रकारी का और एक ट्रैवलिंग का, और दोनों ही पेशा में ये बहुत हरफन मौला है। यानी इनकी चित्रकारी को आप देखेंगे तो भी मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, और ये जिस तरह से फेसबुक पर अपडेट करती है अपनी ट्रैवलिंग की फोटो और जो इस मस्ती में ये चीजों को एक्सप्लोर करती है, वो भी काफी अलग है। तो आज हम लोग, सुधा जी हमारे बीच हैं और देर ना करते हुए सीधा उनके पास में जाता हूं। सुधा जी, स्वागत है आपका डॉक्टर अजय स्पीक्स में। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप यहाँ पर आई। थैंक यू सर। तो सुधा जी, कुछ अपने बारे में बताया। मैंने तो बहुत बताया, लेकिन फिर भी मैं सारे पहलुओं को नहीं छुआ हूँ। मुझे पता है कि सारे कुछ छूटे होंगे, तो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें ताकि हमारे देखने वाले भी आपसे आपके बारे में जान सकें। मेरा नाम सुधा वर्मा है और मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ, एक सामान्य फैमिली से। मैं स्कूलिंग टाइम पे पढ़ाई में बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक समय आएगा और मैं डॉक्टर बनूंगी और मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगेगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। तो 11th तक मेरी जो परसेंटेज है बहुत एवरेज आते थे। फिर उसके बाद 12th में काफी अच्छे परसेंट आए। फिर मैं जर्नलिज्म में अचानक से आ गई। तो सब बहुत ही एक्सीडेंटल मेरी लाइफ में चीजें हुई जो कि प्लान्ड नहीं थी मेरी लाइफ में। चाहे वो एमफिल हो, चाहे पीएचडी हो, चाहे जर्नलिज्म की फील्ड में आना हो, सभी बहुत ही ज्यादा एक्सीडेंटल मेरा डिसीजन था, इंस्टेंट डिसीजन था मेरा सारा चीज। तो बस ऐसे ही चल रहा है। जो कलाकार प्रवृत्ति के आदमी होते हैं, जिसमें रचनात्मकता होती है, उसके लाइफ में एक्सीडेंटल ही होता है, क्योंकि वो थोड़ा सा फिलोसफिकल साइड के होते हैं, ताकि उनके अंदर विचार तभी आते हैं। तो हाँ इस हाँ बात से आप इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं? जी। हाँ। तो अच्छा सुधा, ये बताइए कि चित्रकारी का शौक आपको कब से लगा? मुझे बचपन से ही पेंटिंग का शौक है। मैंने कभी सीखा नहीं है, कभी पढ़ा नहीं है। मैंने मन बहुत था, लेकिन नॉर्मली मिडिल क्लास फैमिली में यही होता है ना, रिस्क होता है। एक्चुअली इंडिया में आर्ट को उतना ज्यादा एक्सप्लोर कमर्शियली नहीं मिला है, तो एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी के पर्पज से पेंटिंग थोड़ा नहीं ज्यादा लोग करते, उसको एज अ हॉबी ही पैरेलली ही लेते हैं कि आप पेंटिंग कर रहे हो बट उसके अलावा क्या कर रहे हो। तो मैं पढ़ाई के साथ साथ में मैंने उस पैशन को जारी रखा, और थैंक्स टू माय पीएचडी स्टडी कि मैं पीएचडी के साथ साथ मुझे बहुत समय मिला। और मैं, क्योंकि पीएचडी में एग्जाम्स तो होते नहीं है, तो कोई प्रेशर होता नहीं एग्जाम का। आप आराम से लाइब्रेरी में अपना थीसिस लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, रिव्यू लिटरेचर कर सकते हैं, और साथ ही साथ अपनी हॉबी को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा मुझे 3 साल मिला जिसमें मैंने अपनी पेंटिंग को और अच्छे से एक्सप्लोर किया। जी। लेकिन सुधा, आप कह रहे हैं कि पीएचडी में एग्जाम नहीं होता है, लेकिन पीएचडी में तो रोज एग्जाम होता है। गाइड के सामने बैठ के रिपोर्ट देना पड़ता है। तो हाँ, लेकिन जब आप ग्रेजुएशन करते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो, तो आपके अंदर एक प्रेशर होता है कि आपको सेमेस्टर एग्जाम्स देने हैं, है ना। तो इसमें एग्जाम नहीं होता है, वो तो खैर वो तो टीचर्स के साथ भी होता है कि क्लासेस होती हैं, प्रेशर होता है। लेकिन आप, मुझे ऐसा लगता है, मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव है कि पीएचडी में एडमिशन लेना ज्यादा कठिन है। बिल्कुल सुधा, पीएचडी लेकिन करना उतना कठिन नहीं उस है। पक्ष पे हम आएंगे थोड़ी देर में। हमारे जो दर्शक हैं वो थोड़े और आपके बारे में जाने कि पीएचडी का वो सफर कैसे हुआ। तो जी। आपकी जो मास्टर्स है वो दिल्ली से हुई, हाँ, मेरी मास्टर्स और डे। दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन से हुई। जी जी। उसके बाद आपने एमफिल फिर भोपाल से किया, माखनलाल चतुर्वेदी से। मैंने मास्टर्स के बाद 1 साल जॉब किया हाँ। जयपुर में, एज अ कंटेंट राइटर मैंने जॉब किया। फिर मुझे ये समझ में आया कि मैं, मतलब एकेडमिक्स में ही मेरा ज्यादा इंटरेस्ट है, तो मैंने एमफिल का एग्जाम दिया था, एंट्रेंस का, माखनलाल भोपाल कैंपस का। तो मेरा वहाँ पे सिलेक्शन हो गया, और फिर मैं एमफिल करने के लिए भोपाल आ गई। क्योंकि माखनलाल से एमफिल 1 साल का ही होता है, तो 1 साल में मेरा एमफिल कंप्लीट हो गया। फिर मैंने वर्धा के लिए फॉर्म भरा और मेरा रिटर्न क्लियर हो गया। फिर मैं इंटरव्यू दी, क्योंकि मेरा इंटरव्यू में नहीं हुआ। लेकिन जब मैं इंटरव्यू देने वर्धा आई थी, तब मैंने मन में ये सोच लिया था कि मैं इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ूंगी, क्योंकि कैंपस
जब वो काफी खूबसूरत है, अच्छा कैंपस है। तो मेरे मन में था कि मेरी पीएचडी यहीं से होनी चाहिए, पर वहां नहीं हुआ मेरा। तो 1 साल मेरा ड्रॉप ईयर गया, और मैंने उस ड्रॉप ईयर में बहुत सारी जगह का मतलब पीएचडी का एंट्रेंस, मैंने हिमाचल का दिया, मैंने बीएचयू का दिया, तेजपुर का दिया। तो मतलब मैं उस सिलसिले में बहुत जगह घूमी भी। मैं हिमाचल घूमी क्योंकि मुझे वहां पे रिटर्न एग्जाम देना था पीएचडी का। खैर निकला नहीं, लेकिन एक ट्रैवल एक्सपीरियंस हो गया। सारी यूनिवर्सिटी को मैंने घूम लिया, लेकिन 1 साल बाद उसी यूनिवर्सिटी का मैंने वापस एंट्रेंस दिया और इंटरव्यू दिया, और मेरा सिलेक्शन हो गया। तो शिद्दत से कोई चीज चाहो तो मिल ही जाती, कहते हैं ना। वो भले उस समय नहीं मिलेगी, लेकिन देर से ही सही, पर मिल जाती है चीजें। ओम शांति ओम का अच्छा डायलॉग है वो, कि एक बार आप किसी चीज को मन से चाहो तो पूरा ब्रह्मांड षड्यंत्र करती है आपसे मिलवाने के लिए। और एक और ये पॉल कॉलियो का एक अल्केमिस्ट है, वो नोवेल में भी ये लाइन वो लिखते हैं। उसके बाद ये फिल्म बनी थी कि आप किसी शिद्दत से, इंग्लिश में है एक्चुअली, वो ट्रांसलेटेड है कि आप चाहते हैं तो आपसे मिलता है, आप जिसको मतलब खोजते हैं। ऐसा एक वाक्य मेरे साथ भी हुआ था। मैं जब मास्टर्स कर रही थी तब भी मैंने नहीं सोचा था कि मैं करूंगी, पर मेरे पेरेंट्स चाहते थे हमेशा से ही कि मैं एमफिल करूं, मैं पीएचडी करूं। बट उस समय सिर्फ मेरा ये था, मैं हमेशा से, जब मैं 10th में थी तो मुझे था कि ओ भगवान प्लीज मैं 12th पास हो जाऊं, बस मुझे लाइफ में कुछ नहीं चाहिए। फिर जब मैं ग्रेजुएशन में थी तो मुझे था भगवान कैसे भी मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट है, मुझे लाइफ में कुछ नहीं चाहिए। तो मैं ऐसी एक एक सीढ़ी लाइफ में आगे बढ़ी थी, कभी मैंने ऐसे एकदम आगे का नहीं सोचा था। पर मेरे मास्टर्स में ना मैनिफेस्ट पे मैं अब बिलीव करती हूँ कि मैंने मतलब अपने टेबल पे मैंने लिखा था। मैंने मास्टर्स, एमफिल, पीएचडी, फिर डीलेट लिखा था, और उसी प्रोसेस से मेरी लाइफ आगे बढ़ी। मतलब मैंने मास्टर्स किया, देन मैंने एमफिल किया, देन मैंने पीएचडी की। तो जब मेरे पीएचडी में एडमिशन हो गया तो मैंने उस छोटे से कागज को जो मैंने अपने टेबल पे लिखा था ना, वो मैंने याद किया कि यार मतलब आज से 4 साल पहले मैंने वो चीज लिखी थी, और वो मतलब हो गया बस। तो अपने देखने वालों को मैं ये कहूंगा कि देखिए, कोई जरूरी नहीं है कि कोई लक्ष्य बहुत निर्धारित करके बहुत ही कैलकुलेटेड तरीके से, कई बार चीजें हो जाती हैं और उसे स्वीकार करना चाहिए बहुत नेचुरल तरीके से, बहुत ही स्वाभाविक तरीके से। जी। तो फिर पीएचडी का जो पहला आकर्षण था कि हायर एजुकेशन में जाना है, पीएचडी करना है, वो कहाँ पे जागा, दिल्ली में या भोपाल कैंपस में माखनलाल के? मैं एक और मुझे चीज जोड़ लूँ उसके बाद आप कंप्लीट, या जॉब में आप गई, जॉब में सेटिस्फाई नहीं मिला, लगा कि और पढ़ाई करूं, थोड़ा और अच्छे जगह पे जाऊं और अच्छा पोस्ट मुझे मिले, तो वहां से आपके मन में आया? 12th से काफी मतलब मेरा एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा हो गया था, मतलब मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी हो गई थी। तो मेरे फादर हमेशा से ही चाहते थे कि मैं पढ़ाई में मतलब मैं पीएचडी करूं, एमफिल करूं, एकेडमिक्स की तरफ जाऊं। बट आर्टिस्ट लोग का जो दिमाग होता है ना, वो बड़ा मनचला सा होता है, उनको मतलब ये ऐसे सब बहुत सीरियस चीजों में बहुत अच्छा नहीं लगता है। तो मैं घूम फिर के फिर मुझे ये चीज समझ में आई कि मैं मीडिया में तो कॉर्पोरेट सेक्टर में काम नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि पढ़ाई का एक अलग चार्म होता है ना। तो फिर मेरा मास्टर्स में भी परसेंटेज मेरे काफी अच्छे आए थे, मैंने यूनिवर्सिटी में टॉप किया था। तो मेरे टीचर्स भी मुझे बोलते थे अरे तुम तो एमफिल करना, पीएचडी करना। तो मुझे था कि हाँ मुझे पीएचडी एक बार जरूर करनी है, मतलब मुझे बहुत ही फैसिनेटिंग लगता था वो चीज। तो मुझे, और पीएचडी के बाद भी अभी भी मेरा ऐसा नहीं है कि मेरा हो गया, मेरा हायर एजुकेशन में कंप्लीट हो गई, अभी भी मैं चाहती हूँ कि मैं डीलेट करूँ। अरे वाह, पोस्ट डॉक भी सोच रही हैं आप, हैं? हाँ सर। तो एक्चुअली आपको ये ऊर्जा आती कहाँ से सुधा? मुझे लगता है कि जो आप चित्रकारी करती हैं, तो हाँ आपका हाँ जो अधूरापन है वो वहां पे दिख जाता है या वो निकल जाता है? जैसे हम लोग करते थे तो कविता, जैसे मुझे लिखने का शौक था हाँ हाँ। और वर्धा में बहुत सारी कविता मैंने लिखी, 300 लगभग कविता लिख डाली। जी जी। लेकिन मुझे बाद में लगा कि थोड़ा दूसरे फील्ड को भी एक्सप्लोर किया जाए, तो फिर मैं यूट्यूब वगैरह पे मैं वीडियोस बनाने लगा, सोचा इसको भी अच्छा। देखते हैं। लेकिन वो लिखने के बाद इतनी सेटिस्फैक्शन मिलती थी कि फिर जॉब वॉब की बहुत टेंशन नहीं रहती थी कि जॉब भी करना है या कुछ करना है। तो कहीं आपका यही पक्ष तो नहीं है कि जो आप और हायर एजुकेशन की तरफ की थोड़ा फ्रीडम मिलेगा, थोड़ा कैंपस मिलेगा तो और एक्सप्लोर करेंगे? हाँ सर, मतलब मैंने कभी भी लाइफ में एक टाइम पे एक चीज नहीं करी है, मैंने एक टाइम पे बहुत ही मल्टीपल चीजें करी हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने ब्रेन को जो है वो उसी डायरेक्शन में लेके जाते हो कि आप एक काम को करते करते दूसरे काम को अगर करोगे तो आपका जो कंसंट्रेशन है वो डिस्टर्ब होगा। पर मुझे ऐसा नहीं लगता है, जो ह्यूमन ब्रेन होता है वो इतना इंटेलिजेंट होता है, इतना ज्यादा उसका जो डिजाइनिंग मतलब नेचर ने किया है ना, वो इतना अच्छा है कि वो एक टाइम पे बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो मैं पढ़ाई भी करती हूँ अपने आप को, मतलब बस वही है कि आप अपने आप को कितनी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उन पार्ट्स में टाइमिंग के हिसाब से आप चीजें करते हैं। जैसे आप सुबह उठो, जैसे मैं फिटनेस फ्रीक भी हूँ,
मैं मतलब फिटनेस को लेके काफी ज्यादा अवेयर रहती हूँ, तो मैं सुबह मॉर्निंग में उठती हूँ, योगा करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, प्रॉपर फूड लेती हूँ, और उसके बाद में फिर अपने थीसिस का काम करती हूँ, तो और ज्यादा माइंड फ्रेश लगता है। अगर मैं सोची अरे यार नहीं, उठते ही मुझे थीसिस लिखना है, तो अगर मेरा मन दिमाग नहीं अगर फ्रेश होगा तो फिर मैं और अच्छी तरह से मैं अपने थीसिस को जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक टाइम पे बहुत सारी चीजें करनी चाहिए, किक मिलता है लाइफ में। ये बात से मैं भी एग्री करूंगा सुधा, कि मैं भी कई जॉब छोड़ दिया इसलिए कि मुझे कई तैयारियां करनी थी। बिहार से हूँ तो सिविल विल के कुछ ख्वाब थे मेरे, और मैं जी देखा कि जी मैं जॉब छोड़ के बहुत नहीं कर पा रहा हूँ। और अब मैं जब जॉब में हूँ प्रॉपर तरीके से दिल्ली में, अब मुझे करने को बहुत भूख मेरे अंदर बहुत है कि ये भी करूँ वो भी करूँ, और मैं टाइम नहीं मिलता, नहीं तो कुछ और दो तीन काम। तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर जो जॉब का एक दूसरे से टाइमिंग का प्रेशर जब होता है ना, तो आप टाइम की इंपॉर्टेंस समझते हैं और उसको क्वालिटी यूटिलाइजेशन करते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि आधे घंटे बाद मैं उसमें काम में आ जाऊंगा, एक जी घंटे जी। बाद ये काम में आ जाऊंगा। तो ये वाकई में वर्क करता है, ये जो बिजी का थेरेपी है ना, ये काम करता है। अच्छा, काम तो करते मैं जी। आपसे जानना चाहूंगा सुधा कि आप पेंटिंग्स बनाती हैं, तो जी किस जी। तरह की पेंटिंग बनाती हैं? नेचर पेंटिंग या हाँ, बेहतर होगा मैं आप। एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग में करती हूँ, और अभी तक मैंने 2-3 एग्जीबिशन लगा लिया है। और मैं पोर्ट्रेट नहीं बनाती हूँ, मतलब मेरा एक फॉर्म ही है पेंटिंग का, मैं एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग करती हूँ, और मैं अभी लगभग 2 बुक है जो नेशनल लेवल पे बेस्ट सेलर हुई हैं, उनका मैंने कवर डिजाइन किया है, और मैंने लोगो भी डिजाइन किया है। वो बुक अभी आपके पास है आसपास, अगर दिखा सकते हैं? हाँ हाँ, मैं अभी स्टडी टेबल पे ही बैठी हुई हूँ, तो वो ये एक बुक है मेरे पास, तो इसका कवर मैंने डिजाइन किया है। अच्छा अच्छा। अच्छा ये सुना, क्या ये ऐसा है कि आप किसी सोशल नेटवर्क पे आपका सारा वो काम है, या इंस्टा पे या फेसबुक पर, मैं जिसका लिंक हम इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में पे डाल सकते वाटर कलर अंडरस्कोर 97 के नाम से हूँ, और फेसबुक में सुधा वर्मा के नाम से हूँ, हैं? ठीक तो है, मैं उसका डिस्क्रिप्शन थोड़ी एक्टिव हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि जो देखने वाले हैं उनको पता चले आपके टैलेंट में कि आप रियली में बहुत सीरियस जी जी। पेंटर हैं। और मैं तो देखता रहता हूँ, मैं तो तो मैं फेसबुक PhD करते करते थोड़ी सोशली एक्टिव भी हूँ। तो जब पेंटिंग बनाती हैं, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग, हम्म जाहिर सी बात है एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग के लिए आपके दिमाग में कोई फॉर्म नहीं होता है, ना कोई हम्म। चेहरा होता है, ना कुछ, केवल फीलिंग्स होते हैं। और जी। उन फीलिंग्स को आप मूर्त रूप देती हैं, यानी उनमें रंग भरती हैं, उनमें आकार देती हैं। और वो भी आकार हर आदमी को समझ में नहीं आता है, और जिसको हम्म। समझ में आता है वो डूब जाता है, ये भी बात है। जी जी। तो उसके बारे में थोड़ा और बताएं, एब्स्ट्रैक्ट बेसिकली है किस तरह की पेंटिंग है, और अगर कोई पेंटिंग आसपास हो, अगर आप दिखा सकें थोड़ा सा, अगर ये संभव है तो। एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग मेरे पास तो अभी मतलब मुझे ढूंढना पड़ेगा, पर आप। कोई नहीं, मैं अच्छा। लिंक डाल दूंगा, लिंक पे दर्शक देखें। हाँ ठीक है, बताइए। एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग जो होती है वो प्री प्लान्ड नहीं होती है। हम्म वो जैसे हमारा एक्शन रिसर्च होता हम्म है ना, बिल्कुल उसी तरह ही होता है कि आप बस एक कैनवस पे कलर्स डालो, फिर उसमें एक फिगर बन के आता है, फिर फिगर से आप फिगर फिगर बनाते जाते हैं, कलर्स बहुत सारे कलर्स का कॉम्बिनेशन होता है, हम्म और इंस्टेंट के माइंड में जो आया ना, वो बस उसी तरह से जो चीजें हैं वो पेंटिंग है वो बनते जाती है। तो वो इतना डीप होता है कि जो इंसान ने बनाया है वो उसका अर्थ निकालेगा, और जो इंसान उस पे वो अलग अर्थ निकालेगा। एक एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग नॉर्मली लोगों को समझ नहीं आती है, तो समझ नहीं आने में भी कुछ समझ आता है, मतलब उनको ये लगता है कि जो मैं समझ रही हूँ एग्जैक्टली वो पेंटिंग है या नहीं है। अगर मैंने एक फिगर बनाया है तो इंसान को पता होता है कि अच्छा ये 2 आंख है, ये एक नाक, एक मुंह है। बट एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग में आपको हर बार उस पेंटिंग में कुछ नया नजर आएगा। जैसे बादल होता है ना, बादल में आपको हर बार एक नया जो है वो फिगर नजर आता है, तो आप बार बार बादल को देखते हो। बरसात में कुछ अलग दिखता है, ठंड में कुछ अलग दिखता है, जब एकदम सनी होता है, क्लाउडी होता है तो बिल्कुल अलग दिखता है। तो कैनवस भी बस ऐसे ही होता है कि एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग में आपको हमेशा हर बार अलग अलग फिगर दिखेंगे, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है। तो वो चीज मेरे को बहुत ही मतलब अट्रैक्ट की कि हाँ अब मुझे एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग ही बनाना है, और वो मुझे बहुत पसंद है। तो ये तो एक तरह से प्रोफेशन के लिए अच्छा है ना, कि हर आदमी को अपना दृष्टिकोण मिल जाता है उसमें, है ना, कोई खाली नहीं जाता है। ये भी जी। कह सकते हैं। और रचना तो कालजयी तभी होता है जब हर आदमी का दृष्टिकोण उसमें देखने को मिल जाता है। गीता को जो जैसा पढ़ता है उसको वैसा ही दिखता है, वैसे ही लगता है। जी जी। मोनालिसा को जिस मूड से लोग देखते हैं उसको वैसा ही प्रतीत होती है। तो ये तो मुझे लगता है अच्छी क्वालिटी है। क्या आप एग्री करती हैं? हाँ, मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ, क्योंकि हर इंसान का देखने का अलग नजरिया होता है।
किसी को ब्लैक एंड व्हाइट चीजें अच्छी लगती है, किसी को कलर बोल्ड कलर्स अच्छे लगते हैं, किसी को मैट कलर्स अच्छे लगते हैं। तो वो डिपेंड कि पर्सन का मूड कैसा है, पर्सन को क्या अच्छा लग रहा है, ये बहुत ही वेरी करता है। जी। अक्सर सुधा देखा गया है कि जो लोग रचनात्मक काम करते हैं या कविता लिखते हैं या चित्रकारी करते हैं या वाद्य संगीत बजाते हैं, तो अलग अलग सिचुएशन में लोग करते हैं। कोई बहुत खुश होते हैं तो करते हैं, कोई बहुत खुश होते हैं तो पार्टी करते हैं, बहुत गमगीन होते हैं तब वो करते हैं ताकि उसका उस भावनाओं को व्यक्त कर सके। कोई बहुत गुस्सा में होते हैं तो रचनात्मक ही मतलब कुछ लिखने पढ़ने चले जाते हैं कि भाई गुस्सा शांत हो जाए। तो आपका जो फेवरेट टाइम है, कब आप ये सब काम करती हैं? मैं इस मामले में थोड़ी मूडी हूँ। मतलब जैसे अगर मुझे पेंटिंग करने का मन कर रहा है, तो चाहे वो रात हो, चाहे आधी रात हो, चाहे वो सुबह सुबह हो, मुझे उस समय करना होता है बस। मतलब उस समय, मतलब मेरी मम्मी ऐसा कहती है बचपन से ही कि जब तुम पेंटिंग करते हो तो ना तुम्हें भूख लगती है, ना तुम्हें नींद लगती है, ना तुम्हें कुछ भी नहीं लगता है। तो वाकई मेरा समय कैसे निकल जाता है रंगों के साथ खेलते खेलते, ये मुझे खुद भी नहीं पता चलता है। तो नॉर्मली तो जब मैं बहुत ज्यादा अपसेट होती हूँ, या मतलब जैसे बोलते हैं ना कि कोई चीजें मुझे समझ में नहीं आती है, तो मैं उसको किनारे कर देती हूँ। बहुत ज्यादा मैं ओवर थिंक नहीं करती हूँ, तो मैं आराम से बस पेंटिंग करती हूँ। फिर मेरा माइंड रिलैक्स हो जाता है, देन फिर मैं कोई डिसीजंस लेती हूँ, या अगर मेरा जो एंगर मूड है वो बहुत शांत हो जाता है। एंड कोविड के टाइम पे मैंने अपनी पेंटिंग को ज्यादा एक्सप्लोर किया, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत सारा समय था मेरे पास, घर पे रह के आप क्या करोगे। तो मैं डेली एक पेंटिंग बनाती थी। मैंने अपने आप से एक प्रॉमिस किया था कि मैं, क्योंकि सर मैंने कहीं पेंटिंग सीखी नहीं है, तो जो है ना कि इंसान जो है वो सीख सीख के जो है अपना जो स्किल है उसको और ज्यादा वो अच्छा निखार लेके आता है। तो मैं डेली एक पेंटिंग बनाती थी, तो मुझे खुद में भी समझ में आता था कि एक हफ्ते पहले जो मैंने पेंटिंग बनाई है उसमें और अभी की पेंटिंग में लाइक बहुत ही डिफरेंस होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो सेल्फ जो एक्सपीरियंस होता है वो आपका बेस्ट टीचर होता है। जी सुधा, जी तो अब थोड़ा सा विषय जो आपका पीएचडी है उस पे आते हैं। तो जी जी। आपकी पीएचडी का पहली बात ये कि आप सिर्फ वर्धा में पीएचडी दी थी और भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई की थी पीएचडी के लिए? सर वर्धा से पहले मैंने बहुत जगह पे दिया था। मैंने बीएचयू में भी दिया था, और मैंने हिमाचल सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी दिया, और गुरु जम्बेश्वर में भी मैंने दिया, और चित्रकूट में एक यूनिवर्सिटी है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है फिलहाल। तो मैंने वहाँ वहाँ के लिए भी एंट्रेंस दिया है। जी। ये तो हमारे देखने वालों के लिए कितना प्रेरणा है कि सुधा कहाँ कहाँ गई। हिमाचल गई, मध्य प्रदेश के कई जगह पे गई, बनारस गई, और फाइनली वर्धा महाराष्ट्र में है, खुद रायपुर से। तो ये जज्बा होना चाहिए। आया था क्योंकि मेरा वो ड्रॉप ईयर था, तो मैं उसमें नेट की प्रिपरेशन कर रही थी, और मैं साथ ही साथ में पीएचडी का भी एंट्रेंस दे रही थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी बच्चे पीएचडी की तैयारी करते हैं उनको उस जर्नी को जो है उसको एंजॉय करना चाहिए। फेलियर या रिजेक्शन एक ऐसी चीज है ना जिसको आप या तो फिर रोमांटिसाइज कर सकते हैं, सेलिब्रेट, मतलब लाइक उस चीज को लेके उस जर्नी को एंजॉय कर सकते हैं, या तो फिर आप ये सोच सकते हो कि यार नहीं हुआ नहीं हुआ, आप डिमोटिवेटेड होते हो। मैं कभी भी रिग्रेट नहीं करती कि अच्छा मैं हिमाचल गई, उतने दूर गई, मेरे पैसे लगे और फिर मेरा हुआ भी नहीं सिलेक्शन। मैंने बहुत अच्छे अच्छे पिक्चर्स क्लिक कराए, मैं हिमाचल उसी बहाने घूम ली, बस वो मेरा एक्सपीरियंस है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज के पीछे एक गुड रीजन आपको फाइंड कर लेना चाहिए, और जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं जहां पर अभी मेरा सिलेक्शन हुआ है, वहाँ की फैकल्टी बहुत अच्छी है, वहाँ का डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, वो कैंपस बहुत अच्छा है, हॉस्टल वगैरह सब चीज बहुत अच्छा है। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। भाई वर्धा तो खैर वो स्वर्ग लगता है। मतलब आप बरसात के दिनों में अगर चले गए वर्धा, वहाँ की पहाड़ियाँ, वहाँ की शांति, वहाँ की हरियाली, मतलब अल्टीमेट है। मतलब वो हिमाचल ही है महाराष्ट्र में एक तरह से कहा जाए तो। हाँ ये है कि गर्मी में के दिनों में थोड़ा सा तापमान थोड़ी ज्यादा होता है, थोड़ी गर्मी ज्यादा है, लेकिन वो भी मजा आता है मुझे तो। उसको भी इंजॉय कर लेता हूँ मैं कि ये भी एक एक्सपीरियंस है। तो फिर वर्धा आप फाइनली, अच्छा एक लाइन बड़ा अच्छा कही, मैं उसको फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि आप या तो अपने मेहनत को रोमांटिसाइज कर लो, यानी उसको रोमानियत में ले लो कि चलो एंजॉय किए, घूमे फिरे। उसको शिकायत या फेल्यूर के रूप में नहीं देखना चाहिए। अपने हर इफर्ट बस करना चाहिए खुले मन से। 4-5 जी। यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई किए, एक जगह हो गया, बहुत अच्छा, आप खुश हैं। अब विषय का चुनाव, सबसे पहले विषय आपका कौन सा है?
मैं जो है हेल्थ वर्कर्स पे अपना रिसर्च कर रही हूँ। हेल्थ कम्युनिकेशन जो है वो मेरा टॉपिक है। तो हेल्थ सेक्टर पे जो ओपिनियन लीडर्स होते हैं, उनका पार्टिसिपेशन, उनका रोल, उनका चैलेंज क्या होता है, इस चीज पे मैं रिसर्च कर रही हूँ। हेल्थ, क्योंकि मेरा एमफिल में वुमेन बेस्ड मेरा टॉपिक था, जो मेरा एमफिल का जो रिसर्च टॉपिक था वो, तो मैं वुमेन एंड हेल्थ से रिलेटेड ही कुछ रिसर्च टॉपिक अपना रखना चाहती थी। स्टार्टिंग में मैंने अपना जो टॉपिक है वो डिजास्टर कम्युनिकेशन मैंने रखा था, पर कुछ प्रॉब्लम की वजह से, रिव्यू लिटरेचर एंड कुछ चीजों की वजह से, क्योंकि उसके लिए मुझे अपना रिसर्च एरिया नेपाल लेना पड़ता, उत्तराखंड लेना पड़ता, तो फिर जो है गाइड और मेरे बीच तालमेल, मैंने मतलब बातचीत की। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मेरा जो सेकंड इंटरेस्ट है उस पे मैं करूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने इंटरव्यू में जो अपना प्रपोजल आप लेके गए हो, आप उसी को ही कंटिन्यू करो हर बार, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि मैंने अपने साथ साथ बहुत सारे ऐसे जो है पीएचडी स्टूडेंट्स को मैंने देखा है जिनका इंटरव्यू के दौरान जो है वो टॉपिक कुछ अलग होता है, बट जब वो आते हैं, पीएचडी करते हैं, तो उनको समझ में आता है कि आपको कोई ऐसा टॉपिक लेना है जिसपे आप सही समय में, सही तरह से, और बहुत ज्यादा मतलब एक्स्ट्रा बिना एफर्ट्स के, किसी बैरियर के, आप पीएचडी को कंप्लीट कर सको। क्योंकि मुझे याद है मैंने मुंबई में आईसीएसआर का वर्कशॉप किया था। उन्होंने, मैम ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि पीएचडी में आपको कोई पहाड़ नहीं तोड़ना होता। पीएचडी में कोई ऐसा काम नहीं करना होता जिससे देश में आप कोई नया बदलाव ले आओ। पीएचडी एक ऐसा रिसर्च वर्क है जिसमें आपको एक बस फैक्ट एंड फिगर्स पे वर्क करना होता है, बहुत सारे वेरिएबल्स पे वर्क करना होता है, और आपको एक रिजल्ट जो उसका जो होता है वो आपको शो करना होता है, जिसमें आपका कोई पर्सनल जो इंटरेस्ट होता है, पर्सनल जो बायसनेस होता है, वो आपको नहीं डालना होता है। दैट्स इट। वो एक काम है सिर्फ। नॉर्मली जब पीएचडी में आता है इंसान तो ये सोचता है ना, मैं कुछ ऐसा टॉपिक लूंगा जिससे एकदम दुनिया बदल जाएगी, मैं बहुत हट के टॉपिक लूंगा। लेकिन उस हट के टॉपिक की वजह से क्या होता है, उनका पीएचडी 3 साल की जगह में 5 साल में होता है। फिर वो अटक जाते हैं, फिर वो बहुत सारा एरिया चूज कर लेते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें कर लेते हैं जो उनके कंट्रोल से, उनके कंफर्ट जोन से बहुत बाहर का होता है। तो बस। तो कितने साल आपके पीएचडी के शुदा हो चुके हैं? मेरे 3.5 साल हो चुके हैं, और मेरा अभी एसआरएफ भी होने वाला है। हाल फिलहाल में एक हफ्ते में मेरा एसआरएफ हो जाएगा। तो मैंने अपना रेसिडेंशियल पीरियड खत्म किया, और ऑलमोस्ट मेरी पीएचडी का जो काम है वो 60% हो चुका है। कोविड की वजह से थोड़ा लेट हो गया सर, क्योंकि मेरा सर्वे मेथड ही था, तो सर्वे तो मैं कर नहीं पाई थी। तो मेरा डाटा कलेक्शन आफ्टर कोविड अभी इन कोविड के 3 कारण महीने पूरा में। विश्व पीछे चल रहा है, तो सुधा भी उसी में है, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। जी जी। पर मुझे ऐसा लगता है कि जिनका जो टॉपिक है वो कंटेंट राइटिंग था, उनके लिए काफी बेनिफिशियल रहा कि वो घर पे बैठ के आराम डाटा से पहले से कंटेंट। कलेक्टेड था, डाटा जिनके पास ऑलरेडी था, फील्ड वर्क जिनका हो चुका था, उनके लिए तो बहुत फायदेमंद रहा, आराम से लिख लिया। लेकिन जिनका फील्ड वर्क नहीं था, डाटा जिनके पास नहीं था, जिनको एक्चुअली में प्लान कर रहे थे कि फील्ड वर्क में जाना है, फील्ड वर्क से डाटा कलेक्ट करना है, उनके साथ तो दिक्कत हुई। कोई नहीं। तो आपने अभी जो भी अध्ययन किया उसके एक सुपरफिशियल लेवल पर, अभी तो बहुत कुछ आना बाकी है आपके रिसर्च में, तो क्या हेल्थ कम्युनिकेशन भारत जैसे विकासशील राष्ट्र में हेल्थ कम्युनिकेशन को कैसे आप देखती हैं? हेल्थ कम्युनिकेशन काफी, अब लोग बहुत ज्यादा अवेयर हो गए हैं। क्योंकि मैंने बस्तर, आपने अगर नाम सुना होगा, रायपुर मतलब छत्तीसगढ़ में जो बस्तर है वो ट्राइबल एरिया है, मैं वहां पर भी गई हूँ। नॉर्मली लोगों को ये लगता है कि बस्तर जो है वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, और वहाँ के लोग पत्ते पहन के रहते होंगे, ऐसा स्टीरियोटाइप अभी भी नॉर्मली रहता है, बट ऐसा नहीं है। अभी इंडिया बहुत डेवलप कर गया है, वहाँ हर किसी के पास मोबाइल है, वहाँ सारे लोग इंटरनेट यूज करते हैं। और एक मैंने रिसर्च पेपर लिखा था जिसपे ये जो है वो कुछ कुछ चीजें आई कि वो मोबाइल के थ्रू उन्हें कोविड की इंफॉर्मेशन मिली। तो ये बड़ी बात है कि शहरों में भी लोगों को मोबाइल से ही अगर इंफॉर्मेशन मिल रही है, और उस एरिया में भी अगर लोगों को मोबाइल से इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और वो लोग बहुत अवेयर है अपने हेल्थ जो चीजों को लेके। पहले बैगा जो प्रथा है और झाड़ फूक की जो चीजें थी वो पहले थी, लेकिन अब जो है ओपिनियन लीडर्स, यहाँ पे मितानिन वर्कर्स होते हैं, हेल्थ वर्कर्स होते हैं, आशा वर्कर्स होती हैं, एएनएम, आंगनवाड़ी, ये लोग इतने एक्टिव हैं कि वो लोग उनको एज अ मोटिवेटर जो है बहुत मोटिवेट करते हैं। टीकाकरण के लिए हो, चाहे वो हॉस्पिटल में जो है वो डिलीवरी के लिए हो, चाहे वो नसबंदी के लिए हो, चाहे वो किसी बीमारी से रिलेटेड कोई भी किसी भी तरह की अगर हेल्थ नीड होती है, तो वो पहले डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पास जाते हैं, वो आशा वर्कर के पास जाते हैं। जी। तो
इसका मतलब आपके रिसर्च से अभी तो आना बाकी है, लेकिन ये है कि पहले के बनिस्पत हेल्थ में काफी इंप्रूवमेंट आया, हेल्थ कम्युनिकेशन में, और लोग जागरूक हैं इसमें। लोग हेल्थ को प्राइमरी उस पे लेने लगे, वरना पहले होता था कि जैसे सर्दी बुखार हो गया तो लोग घर पे गर्म पानी पी लिए या उन्होंने मतलब घर में ही घरेलू उपचार कर लिए, लेकिन अब लोग अपने हेल्थ को लेके बहुत सीरियस होने लगे हैं कि अगर उनकी तबीयत खराब है तो वो ब्लड टेस्ट कराते हैं, वो एक्सरे कराते हैं, वो सोनोग्राफी कराते हैं, वो डॉक्टर के पास जाते हैं। अब तो मेरे को ऐसा लगता है समय ऐसा आ गया कि लोग 2-2 3-3 डॉक्टर से क्रॉस चेक कराते हैं। जी, तो और लोग इसमें मोबाइल का हेल्थ योगदान बहुत है, क्योंकि मोबाइल पे लोग सर्च भी कर लेते हैं, इंफॉर्मेशन भी ले लेते हैं कि शहर में कौन सा डॉक्टर कहाँ बैठता है, कब उसके साथ अपॉइंटमेंट मिल सकती है। तो ये मोबाइल आने के बाद तो हर सेक्टर में क्रांति आई, इसमें हेल्थ भी अछूता नहीं है। और तो इसमें जो होता है जो आपके फैमिली मेंबर्स होते हैं एंड जो आशा वर्कर्स होते हैं, ये लोगों का काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन है जिस पे मैं काम कर रही हूँ, क्योंकि वो लोग एक ओपिनियन क्रिएट करते हैं, क्योंकि हेल्थ एक बहुत ही पर्सनल चीज होती है जिसपे आपको, अगर मैं कहूंगी कि आपको ऑपरेशन कराना है या आपको कोई चीज, जैसे आप बहुत थोड़ा सा मेरे लिए भी शॉकिंग था जब मैं रायपुर के पास में एक धरसीवां डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे मेल नसबंदी की जो परसेंटेज है वो फीमेल नसबंदी से ज्यादा है, अच्छा, विच इज वेरी गुड, विच ये इज तो वेरी गुड। बहुत, ये तो प्रोग्रेसिव है। बहुत ही ज्यादा 80% सर हायर परसेंटेज है उनके कि वो वहां पे मेल नसबंदी ज्यादा है। तो इसमें जो हेल्थ वर्कर्स हैं जो एज अ मोटिवेटर काम करते हैं, उनका कितना मतलब ये होगा कि वो किसी वुमेन को जाके नहीं बल्कि एक मेल को जाके वो कन्विंस करते हैं कि आपके फैमिली के हेल्थ के लिए, इकोनॉमिकली बेनिफिशियल के लिए या एक अच्छे सुखद परिवार के लिए आप जो है आप जो है ये चीज कराइए, और वो उस चीज को मानते भी हैं और उन पे भरोसा करके हॉस्पिटल भी जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये अपने आप में एक उपलब्धि है जी। और इसमें जो जहाँ बोटल नेक्स है, तो इसमें बोटल नेक्स को क्या देखिए, मतलब जिसमें के कारण हेल्थ का जो मैसेज है वो पहुंच नहीं पा रहा है, या उसमें और कुछ काम किए जाना बाकी है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कहीं पे जो डॉक्टर्स होते हैं उनका प्रेजेंस, जैसे गवर्नमेंट सेक्टर को देखिए, जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में जो डॉक्टर्स होते हैं वो नॉर्मली एक टाइम पे रहेंगे, अभी तो खैर गवर्नमेंट काफी स्ट्रिक्ट हो गई है, बट जैसे पेशेंट जो है वो डॉक्टर के पास जाए, उनको डॉक्टर ना मिले तो फिर वो अगली बार के लिए कैसे होते हैं ना, उनका मतलब वो ज्यादा, अरे हम हॉस्पिटल जाते डॉक्टर नहीं मिलते हैं, तो वो सीरियस। चीज हो जाती है जी। एंड यहाँ पे मिसकम्युनिकेशन भी होता है कि डॉक्टर्स भी, मैंने डॉक्टर्स का भी इंटरव्यू लिया है एंड जो जो ब्लॉक हेल्थ ऑफिसर्स होते हैं उनका भी मैंने इंटरव्यू लिया, तो उसमें ये चीज होती है कि पेशेंट को नहीं पता होता कि कितने वेरिएंट होते हैं। जैसे अगर एक मतलब पेशेंट जा रहा है तो उन्हें ऐसा लगता है कि छोटी सी बीमारी है लेकिन उसके लिए शुगर टेस्ट भी हो रहा है, ब्लड टेस्ट भी हो रहा है, एक्सरे भी हो रहा है, सोनोग्राफी भी हो रहा है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि डॉक्टर जो है पैसे लूट रहा है। हाँ। पर ऐसा नहीं होता है कि अगर मान लो जाए आप को कोई बीमारी है तो उसको पूरे बॉडी को स्कैन करना पड़ेगा ना कि किसी बीमारी के पीछे उसका कॉज एंड इफेक्ट क्या है। कॉज जानना बहुत जरूरी है कि किस कॉज की वजह से उस मतलब ये इफेक्ट बॉडी में दिख रहा है। तो वो ब्लड टेस्ट करते हैं, शुगर करते हैं, शुगर टेस्ट करते हैं, सोनोग्राफी करते हैं, एक्सरे करते हैं, तो मल्टीपल चीजें करते हैं ताकि उनके पास वो फैक्ट्स आए कि इस चीज की वजह से ये चीज हुई है। तो बट डायग्नोसिस तक उसको वो सही से चीज नहीं हो समझ रहा। में नहीं आती है, पेशेंट को वो चीज समझ में नहीं आती, उनको ऐसा लगता है कि डॉक्टर हमें लूट रहा है या इतनी छोटी सी चीज है, पर वो उनके लिए ही होता है। जैसे नॉर्मली महिलाओं में मान्यता है कि हॉस्पिटल हम जाएंगे तो नॉर्मल डिलीवरी होगी ही नहीं, ऑपरेशन से ही डिलीवरी होगी। तो वो लोग मतलब ये मान्यता है, तो ये चीज भी कहीं ना कहीं गलत है। देखिए अगर बात डिलीवरी में बच्चे की होती है, माँ से ज्यादा वहां पे जो फोकस होता है वो बच्चे पे होता है। ऑपरेशन इसलिए किया जाता है कि किसी देरी की वजह से या किसी भी मतलब बहुत ज्यादा वेट करने से बच्चा जो है वो अंदर पानी ना पी ले, या वो जो एक नाड़ होती है उसके गले में ना फंस जाए, या बहुत सारी चीजें होती है ना, वो एक डॉक्टर जानती है। वो एक नॉर्मली जो सास होती हैं या ताया होती हैं, आया होती हैं, वो उस चीज को नहीं जान सकती हैं। तो बच्चे की वजह से वो ऑपरेशन ज्यादातर किया जाता है, और तभी किया जाता है जब वो वुमेन या उस सिचुएशन, डिलीवरी सिचुएशन पे उस चीज की नीड होती है, वरना आज भी नॉर्मल डिलीवरी होती है। और लाइफस्टाइल भी इस चीज के पीछे बहुत मतलब मैटर करता है कि आजकल का जो लाइफस्टाइल है वुमेन्स का, वो इतना ज्यादा जंक फूड खाना
और एक्सरसाइज नहीं मतलब लाइक एब्सेंस होना कि एक्सरसाइज नॉर्मली लोग नहीं करते हैं, हेल्दी फूड नहीं खाते हैं और बहुत ज्यादा ऑयल एंड सारी चीजें कंजप्शन होते हैं, तो नॉर्मल डिलीवरी नॉर्मली नहीं हो पाती है। तो लाइफस्टाइल भी बहुत वरी करता है कि पहले के जमाने में लोग खेत जाते थे, झाड़ू पोछा बैठ के लगाते थे, बहुत एक्सरसाइज करते थे, उनकी बॉडी बहुत एक्टिव होती थी, वो लोग बहुत ही ऑर्गेनिक खाना खाते थे। अभी तो हम मार्केट में अगर फ्रूट्स वगैरह सब्जी वगैरह भी खाओ तो वो ऑर्गेनिक नहीं होती है। बिल्कुल। तो ये सब चीजें बहुत मैटर करती है, बट उस सब चीजों का अवेयरनेस लोगों में नहीं है और यहाँ पे ब्लेम गेम थोड़ा ज्यादा चलता है, इसलिए शायद। पेशेंट को अगर सीरियसली ठीक होना है या उसे हेल्थ गेन करना है तो डायग्नोसिस के रोल को विश्वास करना होगा। जी डॉक्टर जी तब तक नहीं लिख सकता, तब तक नहीं जान सकता कि समस्या क्या है, जब तक डायग्नोसिस उसके पास सारे रिपोर्ट्स नहीं आएंगे। और ये टीम वर्क है, एक अकेला डॉक्टर नहीं किसी पेशेंट को ठीक कर सकता। एक ब्लड टेस्ट करने वाला, एक एक्सरे करने वाला, सबका भूमिका होता है और पेशेंट को समझना चाहिए। तो आपके रिसर्च में इतनी अच्छी बड़ी बड़ी बातें आएंगी तो निश्चित तौर पर वो काफी चीजों को कवर करेगा और आपको बहुत अभी से शुभकामना। अब थोड़ा सा कैंपस लाइफ पे बात करते हैं कि तो पीएचडी में एक लगता है ना कि मोनोटोनस, जबकि मैंने देखा है कि आप कैंपस में भी काफी जहां भी मिला सेमिनार जाने के लिए या कहीं पेपर प्रेजेंट करने के लिए जाते रहती हैं, फिर वहाँ कई सारे फोटोज वगैरह आप डालती हैं। तो पीएचडी स्कॉलर ऐसे भी आप कई कैंपस को एक्सप्लोर करता है, एक तरह से देखा जाए तो घूमता फिरता है ना, और इसी लेवल पे कुछ नॉलेज भी लेता है, एंटरटेन भी करता है। तो उसके बारे में थोड़ा एक्सपीरियंस बताएं। सर, मैं वही कह रही हूँ ना, मेरे अभी तक के एजुकेशनल जो मेरा जो जर्नी रहा उसमें से सबसे बेस्ट जर्नी मेरी पीएचडी की रही, क्योंकि मेरा ग्रेस ऑफ गॉड मेरा इसमें स्कॉलरशिप में मेरा सिलेक्शन हो गया फेलोशिप के लिए। मेरा आईसीएसएसआर में भी हुआ और मेरा जो एनएफ जो नेट का होता है, यूजीसी का होता है, उसमें भी मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मुझे स्कॉलरशिप मिलती है, तो इससे और अच्छी बात क्या होगी, मतलब मेरे फैमिली मेरे फ्रेंड्स सब ये कहते हैं कि अच्छा तुम्हें पढ़ने के लिए पैसे मिलते हैं। तो ये बहुत ही अपने आप में बहुत ही बेस्ट चीज होती है कि आप जो है वो पढ़ाई करते हो, हर महीने आपकी स्कॉलरशिप आती है, आपको बहुत ज्यादा मौका मिलता है कि आप वर्कशॉप्स के लिए जाएं, उसका जो जर्नी का जो भी अनाउंस होता है, मतलब टिकट होते हैं, उसका आपको क्लेम मिल जाता है और आपको वहां पे रहने के लिए भी मिलता है। जैसे मैं मुंबई गई थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ शॉपिंग के लिए मेरे पैसे खर्चे हुए, बाकी आना जाना रहना खाना सारी चीजें आईसीएसआर की तरफ से थी। तो ये फायदा एक स्कॉलर्स को ही मिलती है, जो रिसर्च स्कॉलर होता है उसे ही सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो ये चीज को उठाना चाहिए और इस चीज का जो नॉलेज होता है ये सब में होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आप एलिजिबल हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में, इनफैक्ट आप नेशनल इंटरनेशनल लेवल के कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए आप एलिजिबल होते हैं। बस आपका पीएचडी रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास होना चाहिए और आपका जो पीएचडी का जो टॉपिक है वो फाइनलाइज होना चाहिए। बाकी आप बस हर जगह के फॉर्म भरिए, जहां जहां आपका सिलेक्शन होता है आप जाइए, हर जगह का एक नया एक्सपीरियंस होता है। सारे वर्कशॉप में आपको नए दोस्त मिलेंगे, नए पीएचडी स्कॉलर से, उनका टॉपिक, उनके सब्जेक्ट, सब चीजें, इंटरेक्शन, हर किसी का अनुभव बहुत अलग अलग होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जगह जगह जाना चाहिए और इसी बहाने पूरा भारत भ्रमण कर लेना चाहिए। मैं खुद कई जगह पे गया हूँ पेपर प्रेजेंट करने के लिए, अमरकंटक गया हूँ, गया आया हूँ, उसके बाद दिल्ली गया हूँ। तो मैंने भी काफी मतलब घुमकड़ी की हूँ। तो ये तो खैर है ही। उसके बाद कैंपस में आपको, आप जैसे चित्रकारी करती हैं और मुझे पता है कि कैंपस में एक आपका शो लगा था फोटो का, जी जी जी। का। तो एक कैंपस लाइफ में अगर किसी में कुछ एक्स्ट्रा है तो आपको दर्शक के लिए सोचना नहीं है, आप आपको प्रशंसकों के लिए नहीं सोचना। आपके गाइड होते हैं, आपके गुरुदेव होते हैं, डिपार्टमेंट होता है, आपके साथ होता है। तो ये तो एक सपोर्ट है ना किसी भी रचनात्मक आदमी के लिए कि अगर वो पीएचडी में जाता है, कोई अच्छे कैंपस में जाता है, तो उसके लिए एक वाइड फील्ड है। क्या जी जी जी। तो उसके बारे में बताएं। हाँ जी। मतलब मुझे इस चीज की खुशी है कि भले लोग ऐसे मुझे सरकास्टिक वे में ऐसे चिढ़ाते हैं कि अरे कब तक पढ़ोगी तुम, मतलब जब से हम देख रहे हैं तुम पढ़ ही रहे हो, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे साथ के जो मेरे फ्रेंड्स थे कॉलेज के, वो जॉब कर रहे हैं, मैं स्टिल अभी भी पढ़ रही हूँ और मुझे फेलोशिप मिल रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं आराम से भी स्टूडेंट लाइफ जी रही हूँ। सोचिए मेरी एज के लोग अभी भी ये सोचते हैं कि अरे यार हमारे कॉलेज टाइम, हमारा स्कूल टाइम बहुत अच्छा था, मैं तो जी रही हूँ उस चीज को। तो ये अपने आप में एक बहुत ही खुशी की बात है। आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड कि मैं भी स्टूडेंट लाइफ जी रही हूँ। और स्टूडेंट लाइफ में ये होता है कि आप एक यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर पढ़ते हैं, अगर आप रेगुलर पीएचडी स्कॉलर हैं तो अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज है कि आपने पूरा
जो कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का जो भी कल्चरल प्रोग्राम है, कोई वर्कशॉप है, कोई सेमिनार है, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, आप अलग अलग डिपार्टमेंट्स के स्टूडेंट से मिलते हो, टीचर से मिलते हो, बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम होते हैं या बुक फेयर लगता है, बहुत सारी चीजें होती है, तो आप उसमें पार्ट करते हो, तो आपका स्टिल ग्रूमिंग होता है एज अ स्टूडेंट। तो वो चीज बहुत ही अच्छी है पीएचडी के जर्नी में। और एक एक्सेप्टेबिलिटी भी तो होता है कि आप सीनियर होते हैं, तो जहाँ सेमिनार में जाते हैं तो बच्चे मैम बैठिए, चेयर छोड़ देते हैं, फिर आप जो क्लासेस भी लेनी होती ना, तो बड़ा अच्छा सा फील होता है कि मतलब आप स्टूडेंट भी होते हैं, बेसिकली तो स्कॉलर होते हैं, स्टूडेंट नहीं होते हैं, स्कॉलर होते हैं, और जो एमए बीए के बच्चे होते हैं, आप उनकी क्लासेस लेते हो, तो ये एक आपका जो जिस फील्ड में आप जाने वाले हो, है ना, तो उस चीज का एक्सपीरियंस भी आपको हो जाता है कि आप क्लासेस लेते हो, बहुत सारा वर्क करते हो, अपने गाइड के साथ मिलके आप उनका भी काम करते हो, तो इससे क्या होता है, आप में नया नया चीज ऐड होता है, आप में नई क्वालिटीज हर दिन ऐड होती है, तो लीडरशिप क्वालिटी भी आती है। एक पर्सनालिटी को पूरी तरह से एक्सप्लोर करने के लिए पीएचडी से अच्छा मुझे नहीं लगता है कोई विषय। मतलब एमए और ग्रेजुएशन तक तो दौड़ा भागे होता है कि जस्ट इंटर खत्म हुआ, ग्रेजुएशन करना है, ग्रेजुएशन खत्म हुआ तो एमए करना है, एमए करना है। पीएचडी में लगता है कि वो नर्की, आप आराम से लाइब्रेरी में जाइए, आपको सिर्फ पढ़ना है और आपको कोई बंधन नहीं है, मतलब आप अपने टॉपिक के राजा होते हैं। पीएचडी की सबसे बड़ी अच्छी चीज होती है कि आप अपने टॉपिक के राजा होते हैं, आपको आपका वो टॉपिक है और आप उस टॉपिक के डॉक्टरेट होते हो, तो आप जितना उस चीज में ऐड करना चाहो आप ऐड कर सकते हो। कोई बुक आपको सजेस्ट नहीं करता, बुक आप चूज करते हो। रिव्यू लिटरेचर के लिए कोई लिंक या कोई वेबसाइट जो है वो आप सेलेक्ट करते हो, तो वो एक अपने आप में एक बहुत ही एक फ्रीडम स्पेस आपको मिलता है कि आपको जो भी पीएचडी में ऐड करने में, थीसिस में ऐड करने के लिए आप फ्री हो, आप लाइब्रेरी में जो है बुक चूज करो, आराम से बैठ के पढ़ाई करो। और ये नेट में सेलेक्ट होने के लिए भी बहुत अच्छा टाइम मिल जाता है कि आप पीएचडी करते करते, क्योंकि आपको रिसर्च बहुत ज्यादा पढ़ना होता है, तो रिसर्च हो गया, आपके टॉपिक से रिलेटेड आपको जो भी पढ़ना है, सब्जेक्ट से रिलेटेड, क्योंकि मास्टर्स जिसमें होता है उसी में ही नॉर्मली पीएचडी सबका सिलेक्शन होता है, तो आपका मतलब लाइक ये बेस्ट टाइम होता है कि आप नेट के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो। और सुधा, मैं आपकी बातों में एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि कई यूनिवर्सिटी जैसे जेएनयू वगैरह इंटरडिसिप्लिनरी भी कराते हैं। मतलब आप मास्टर आपका मान लीजिए दूसरे सब्जेक्ट में है और आप दूसरे विषय में भी पीएचडी कर सकते हैं। हालांकि ये ट्रेंड रिलेशन मेरे ख्याल से, मेरे को ऐसा लगता है कि होता है, क्योंकि जैसे जर्नलिज्म एक सब्जेक्ट है जो सोशल और आपका जो पॉलिटिकल और हेल्थ और ये सब चीजों से मतलब जुड़ा हुआ है, तो एजुकेशन में जितने भी टॉपिक हैं या जितने भी सब्जेक्ट है, वो हर एक चीज को एक तरह से जोड़ता है। तो कोई ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक मतलब वो चीज है तो वो उसी के जैसे ही रहेगा, उससे आप दूसरी चीजों को नहीं जोड़ सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मतलब बहुत अच्छी चीज है कि दूसरा स्टूडेंट भी, दोनों दोनों सब्जेक्ट जो है वो एक साथ मिल सकते हैं, एक तरह से कर सकते हैं, और आप ज्यादा चीजों को एक्सप्लोर कर पाते हो। बिल्कुल। अच्छा सुधा, एक जो जेन्युइन क्वेश्चन, जो कोई भी एक महिला उद्यमी हो या कोई आपके ऐसे लड़की जो पीएचडी कर रही हो, उसके सामने फैमिली सपोर्ट का आता है, तो वो आपको कितना मिला आगे बढ़ने में? आज जहाँ जिस मुकाम पे आप हैं, इतने एक्सप्लोर कर रही हैं, इतनी आप अच्छे से एस्टेब्लिश हैं और आगे भी आपका फ्यूचर ब्राइट है, फैमिली का रोल इसमें कितना मायने रखता है? सर मैं इस मामले में तो बहुत ही ज्यादा ब्लेस्ड हूँ, बहुत ज्यादा, मतलब मेरे पेरेंट्स का इतना ज्यादा सपोर्ट है कि अगर मैं आगे और 4 साल भी पढ़ना चाहूँ तो मेरे पेरेंट्स ऐसे बोलेंगे कि ठीक है तुम पढ़ो। मतलब और मैं शायद पीएचडी भी अपने फादर की मतलब उनके ज्यादा मुझे वो बहुत काफी मोटिवेट करते हैं, बहुत ज्यादा बूस्ट करते हैं, इस वजह से मैं कर रही हूँ। तो इस चीज के लिए तो मुझे फैमिली से बहुत ही ज्यादा सपोर्ट मिला कि आप पढ़ाई करो, आप पढ़ाई करो, बिल्कुल पढ़ाई करो। इनफैक्ट अभी भी मैं अगर इस वीडियो कॉल में बात करी तो उन्हें पता है कि पढ़ाई से रिलेटेड कुछ करे, तो सारे लोग एकदम शांत बैठे हुए हैं। तो इससे ज्यादा सपोर्ट का एग्जाम्पल मैं क्या ही दूं। तो स्टिल मतलब लाइक मैं पीएचडी कर रही हूँ एंड आई एम 29, तो अभी भी मतलब मेरे घर में शादी वादी की कुछ बात ऐसे होती नहीं। नॉर्मली लड़कियों को ये होता है कि पीएचडी करते करते उनकी शादी हो जाती है, बट पढ़ाई के टाइम पे आपको उस जर्नी को और अच्छे से एंजॉय करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब पढ़ाई पे पढ़ाई करो, बस जगह जगह घूमो और एक्सप्लोर करो। तो ये मतलब मेरा फैमिली तो काफी ज्यादा सपोर्ट है बस। मैं इसीलिए तो डिग्री करने का सोच रही हूँ अभी भी। नहीं, अच्छा, मैं नहीं सोच पाता हूँ। कई जगह से मुझे दोस्त मोटिवेट करते हैं कि तुम असिस्टेंट प्रोफेसर हो, थोड़ा फिर से कैंपस लाइफ लो, पोस्ट डॉक कर लो, यहाँ से निकला है वहां से निकला है।
लेकिन पता नहीं कहीं से वो एनर्जी नहीं आती है, अंदर से वो पुकार नहीं आती है। आई मुझे डोंट ऐसा नो। लगता है कि ड्यूरिंग पीएचडी ना आपका एक मेंटल भी ग्रूमिंग होता है। हाँ हाँ। मतलब आप बहुत सारे फिलोसफी से रिलेटेड या फिलोसफिकल बुक्स पढ़ते हो, बहुत सारे ऑथर्स को पढ़ते हो, तो आपको एक नजरिया मिलता है, आपको ये समझ में आता है कि सोसाइटी कैसे डिजाइन हुई, कैसे चीजें बनी, एंड हर एक अलग रिलीजन बोलो या स्टेट बोलो या हर चीजें, मतलब हर चीजों के पीछे का आपको लॉजिक समझ में आता है, क्योंकि आप उस चीज के पीछे रिसर्च करते हो। आप फिर पीएचडी में जो आप रिसर्च का पूरा पढ़ाई करते हो तो आप हर चीजों को फैक्ट से सोचते हो, अलग अलग वेरिएबल्स को क्रॉस चेक करते हो, फिर आप एक रिजल्ट पे भी निकलते हो, तो आपकी लाइफ में भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है पीएचडी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आफ्टर पीएचडी ना मैं मतलब मेरे अंदर थोड़ी सी मेच्योरिटी आई है कि अब मैं सिर्फ एक एंगल से नहीं सोचती, मैं अलग अलग वेरिएबल्स को सोचती हूँ। क्योंकि तो एक कोई प्रकार की वो खूबी होती है कि कई दृष्टिकोण लेकर फिर वो कलाकारी करते हुए भी वो तो लाइफ में भी वो चीज आती ही आती है जो आपके पास। जैसे ये होता है ना कि आप रिसर्च में किसी भी चीज को प्रूव करने से पहले आपको बहुत सारे वेरिएबल्स पे ध्यान रखना होता है, फिर जाके आप एक रिजल्ट पे निकलते हो। तो वैसे ही लाइफ में भी होती है, आपको एकदम इंस्टेंट कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, किसी के बारे में कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, आपको उसकी सिचुएशन जाननी चाहिए, या आपको उसके पीछे का फाइनेंशियल बैकग्राउंड जानना चाहिए, उसका इकोनॉमिकल हो गया, उसका सोशल बैकग्राउंड जानना चाहिए, फैमिली बैकग्राउंड जानना चाहिए, तब जाके आप किसी एक नतीजे पे निकल सकते हो कि हाँ उसने अगर ऐसा किया है तो क्यों किया है। जी तो जी। ये मैंने ड्यूरिंग पीएचडी ही सीखी है, क्योंकि जब आप डाटा कलेक्ट करते हो ना तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, हम्म। आपकी जॉब से लेके, आपके कास्ट से लेके, आपके प्लेस से लेके, तो ये चीजें बहुत मतलब बहुत अच्छी है। जी। अच्छा सुधा, ये बताएं आपकी जो हमारे श्रोता हैं और दर्शक जो देखेंगे, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे या उनके गार्जियन को क्या देना चाहेंगे जिनकी बेटियां हैं और वो सोचते हैं कि बस बेटियों का किसी तरह अच्छे लड़के से शादी हो जाए, या ग्रेजुएशन तक बहुत ज्यादा पढ़ ले या एमए, या बाकी की पढ़ाई ससुराल वाले देखें, भाई वो कोऑपरेटिव वो तो पढ़ाएं लेकिन एक लिमिट तक ही, उनके लिए क्या मैसेज होगा इस माइंडसेट वाले व्यक्तियों के लिए? मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहली चीज तो कि आपका जन्म शादी करने के लिए नहीं होता है, वो एक पार्ट है जिंदगी का, जो चॉइस होना चाहिए। अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहते हो तो नहीं भी कर सकते हो। किस एज में करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, ये आपका इंडिविजुअल डिसीजन होना चाहिए। कि आप फैमिली प्रेशर में आके आपने शादी भी कर ली लेकिन वो चीज आपके पीएचडी को भी अफेक्ट कर रहा है और आप फुली सेटिस्फाई भी नहीं हो, तो वो चीज भी गलत है। मुझे ऐसा लगता है कि सारे पेरेंट्स को ये चीज समझनी चाहिए कि पीएचडी में नॉर्मली एक एज हो जाता है ना, क्योंकि हायर एजुकेशन में होता है, आप अपने ग्रेजुएशन मास्टर्स के बाद में पीएचडी करते हो, तो उसको एक पूरा फुल टाइम देना चाहिए कि वो अपनी पीएचडी की पूरी रेसिडेंशियल पीरियड को कंप्लीट करे, वो एक्सप्लोर करे, वो फील्ड पे जाए और एक स्टूडेंट लाइफ को दोबारा एंजॉय कर सके। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई एज नहीं होती है शादी की, शादी तो आप कभी भी कर सकते हो, लाइफ का एक पार्ट होता है। सेल्फ ग्रूमिंग एंड सेल्फ सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा मैटर करता है, बहुत ज्यादा। जी। अब सुधा, मैं ये चाहूंगा कि जो हमारे दर्शक देखेंगे उनको आप क्या मैसेज देना चाहती हैं, लाइफ में कैसे खुद को एक्सप्लोर करना, आगे बढ़ाना चाहिए, कौन सा मोटिवेशन फैक्टर उनको हमेशा दिमाग में रखना चाहिए? सर मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में सबसे पहले तो हमेशा अपनी दिल की सुनो, हमेशा जो मन कर रहा है, क्योंकि दुनिया को सेटिस्फेक्शन आपको नहीं दिलाना है कि लोग सेटिस्फाई हो मेरे काम से। आप अपने काम से सेटिस्फाई हो ना, फिर एक समय के बाद में आपको फर्क नहीं पड़ता है कि सामने वाला आपके काम से सेटिस्फाई है या नहीं है। जैसे आजकल लोग मुझे एज अ पीएचडी स्कॉलर नहीं जानते हैं, नॉर्मली मुझे जानते हैं कि जैसे सुधा है जो आर्टिस्ट है, तो मुझे उस चीज की खुशी मिलती है। ऑल्दो मेरा पीएचडी कंप्लीट हो ही रहा है, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, मेरे नाम पे डॉक्टर लग ही जाएगा थोड़े दिन बाद, बट साथ ही साथ मैं एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट भी बन गई, मैं ट्रैवलिंग भी कर रही हूँ। तो अपने दिल की सुननी चाहिए और कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए लाइफ में। हमेशा जो एक्सपीरियंस होता है लाइफ का वो आपको एड ऑन करता है। लाइफ में कोई भी एक्सपीरियंस या तो आपको बहुत सारी खुशी देगी या तो आपको सीख देगी, तो ये बहुत मैटर करता है। पीएचडी के दौरान में आपको कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। स्पेशली लड़कियों को मैं यही बोलूंगी कि किसी ऑफिसर से शादी करने से अच्छा है कि ऑफिसर बनो। क्या बात है, क्या बहुत बड़ी ये पंक्ति आपने बोली है कि खुद ही बनो, खुद में ही बहुत इतनी क्षमता है कि आप बन सकते हैं। अच्छा, हाँ, आपको मतलब कोई ये सम्मान बोलने सुधा मिला है, सब कोई बोलने अवार्ड से भी बहुत मिला है? अच्छा है कि मेरे हस्बैंड जो है वो प्रोफेसर हैं, या मेरे जो हस्बैंड हैं वो रजिस्ट्रार हैं, वीसी हैं। सर खुद बनो ना, उससे ज्यादा खुशी क्या होगी। ये पंक्ति
बहुत बहुत लोगों को बहुत मोटिवेट करेगी आगे भी। ये तो खैर आर्काइव मेरे यूट्यूब पे रहेगा। हस्बैंड की लाल बत्ती में घूमने से ज्यादा अच्छा अपने खुद के लाल बत्ती में घूमूंगी, उसकी खुशी और कुछ और होगी सर, मुझे ऐसा लगता है। जी जी, बहुत बड़ी सोच है सुधा, और इस सोच को सलाम। अब एक अवार्ड भी, शायद आपको कुछ अवार्ड वगैरह मिला है ना? हाँ सर, पेंटिंग से रिलेटेड मेरे को काफी सारे अवार्ड्स मिले हैं। हाँ हाँ हाँ, इधर मैं फेसबुक पे देख रहा था कुछ अवार्ड्स वगैरह आपको मिले थे। हाँ हाँ। बहरहाल सुधा, अब हम लोग कार्यक्रम के अंतिम मुकाम पे पहुंच गए हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद इस कार्यक्रम को अंत करेंगे। हालांकि बहुत अच्छी परिचर्चा चल रही है, लेकिन हर मेरे अच्छी को चीज का, बहुत अच्छा हर अच्छी लगा। चीज के लास्ट में फुल स्टॉप तो लगाना पड़ता है, कहीं ना कहीं मन तो नहीं होता है। ये है कि आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है, ये जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरा बहुत ही ज्यादा जो है वो इंस्टेंट प्लान बनता है, मेरा कोई एज सच प्लानिंग नहीं है। फर्स्ट तो मेरा यही है कि मैं जल्द से जल्द अपना प्री सबमिशन दूं और काम करूं इस चीज पे। और मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करूंगी प्रोफेसर के लिए, और डीलेट के लिए मैं ट्राई करूंगी। तो ये हाल फिलहाल मेरा जो है ये एकेडमिक प्लानिंग है। जो मेरी पर्सनल जो प्लानिंग है वो ये है कि मुझे बहुत जगह जगह जो है एग्जीबिशन लगाना है। मैंने अपने हाल ही में अपना आर्ट स्टूडियो खुद का खोला है, तो मैं उस आर्ट स्टूडियो को और ज्यादा अच्छा बनाना चाहती हूँ। और इन दोनों के बीच में बैलेंस करते हुए थोड़ा सा समय निकाल के थोड़ा सा ट्रैवल भी करना चाहती हूँ। तो बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए सर। कोविड में तो लोगों ने यही सीखा है कि प्रेजेंट में जियो, फ्यूचर में क्या मतलब लाइक क्या रखा है अभी। तो सुधा, आपसे बात करना इतना आनंदमयी था, और कैसे ये समय कट गया पता नहीं चला। और फिर इसी तरह से आपसे फिर जुड़ेंगे किसी विषय के साथ। आप अपना पीएचडी करिए, आपको बहुत बहुत शुभकामना आपके भविष्य के लिए। आप जो सोचते हैं आपको मिले भविष्य में, और इसी तरह से आप दूसरों के लिए प्रेरणा बने। तो सुधा के साथ ही अपने दर्शकों से भी मैं विदा लेना चाहूंगा, और आज की बातचीत आपको जरूर अच्छी लगी होगी। कैसी लगी, क्या कमी रह गई, या सुधा के लिए कुछ बेस्ट विशेष लिखना चाहते हैं, या सुधा की बातों से प्रेरित हैं, तो कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा। और फिर इसी तरह से किसी अच्छे विषय के साथ, आपके साथ किसी ऐसे शख्सियत के साथ मिलेंगे जो आपका फिर से जोश और आपका जुनून और आपके अंदर जो क्षमता है वो बढ़ाने का काम करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।